हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। और मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर आ गया हूँ 2024 में जो एग्ज़ाम में पेपर आया था सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 फिजिक्स का, वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को देखते रहिए और आपको सारे पेपर का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों, इस कड़ी में हम बात करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 3 point charges each of charge q are placed on the vertices of a equilateral triangle ABC with AB is equal to AC is equal to 5L, BC is equal to 6L. The electrostatic potential at the midpoint of the side BC will be, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, जिसकी दो साइड सेम है, AB और AC। ये कितनी है? 5L एंड 5L। और जबकि कह रहे हैं जिसकी साइड BC है वो बच्चों कितनी है? 6L है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं इस BC के मिड पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे कहीं बीचों बीच में पॉइंट, यहाँ पे हमको नेट पोटेंशियल पता करना है। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। अपने को क्या करना है? डी पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है। कैसे करेंगे बच्चों? तो देखिए, आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको कहीं पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हर चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर उसका नेट कर देंगे, है ना, सबको टोटल कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो कौन कौन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक तो बी वाला चार्ज करेगा, बिल्कुल। एक सी पर जो चार्ज रखा वो करेगा, बिल्कुल। और एक जो ए वाला करेगा, ये भी। अब अपने को क्या है ना कि ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, तभी इसका पोटेंशियल हम निकाल पाएंगे। यानी कि अपने को एडी पता होना चाहिए, जो कि डी मिड पॉइंट है। तो एडी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? देखिए, बेस आपको पता है कितना? 3L। हाइपोटेन्यूज पता है कितना? 5L। तो आप एडी को फाइंड कर सकते हो ना। क्या होता था, याद करो, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। क्या होता था? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही लगा हुआ फार्मूला। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या बन गया? हाइपोटेन्यूस। मीन्स यहाँ से अगर आप AD की वैल्यू को फाइंड करते हो तो आप इसको लिख सकते हो AB स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का BD स्क्वायर और रूट। तो AD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट में AB कितना है? 5L, तो इसका स्क्वायर करो, माइनस BD कितना है बच्चों? 3L, इसका स्क्वायर कर लो। तो AD की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25L स्क्वायर माइनस 9L स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी 16L स्क्वायर रूट में, यानी कि AD इज इक्वल टू आ गया 4L। AD कितना आ गया? 4L, ठीक है। अब बच्चों, D पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, D पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम पहले तो B पॉइंट से पोटेंशियल वहाँ निकालेंगे, फिर C वाले चार्ज से, फिर A वाले से, सबका पोटेंशियल ऐड कर देंगे। तो B वाले चार्ज का यहाँ पोटेंशियल कितना होगा सोचो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई Q चार्ज रखा है और इससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, तो क्या पोटेंशियल का फार्मूला होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। R का मतलब वो डिस्टेंस जहां पर पोटेंशियल हमको फाइंड करना है चार्ज से, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे, मान लो आप B वाले से निकालते हो पोटेंशियल, क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/ ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 3L। करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/3L। फिर C वाले से निकालोगे तो क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/ डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ भी कितनी है? 3L। तो ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ वाला A वाले से निकालोगे तो A वाले से क्या निकलेगा भाई? तो A वाले से ये निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
वो अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच्चों एडी, एडी कितनी है, ये है 4L। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या मिलेगा, VD की वैल्यू ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, Q कॉमन ले सकता हूँ, L कॉमन ले सकता हूँ, अपान में ले सकता हूँ ना, मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q/L कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 1/3, यहाँ से क्या बचा 1/3, यहाँ से क्या बचा बच्चों 1/4, तो यहाँ पे LCM ले लो, तो VD इक्वल टू क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0L, नीचे LCM आ जाएगा बच्चों 12, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, देखो 12 आ गया, तो 3 में 12 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 ऊपर आ गया, ऐसे यहाँ भी ऊपर क्या आएगा 4, यहाँ ऊपर क्या आएगा बच्चों, यहाँ ऊपर आएगा 3, यानी कि VD की वैल्यू आ जाएगी अपने पास Q/4 पाई एप्सिलॉन 0L इंटू 11/12, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/12 से मल्टीप्लाई करो तो 48 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या बचेगा 11 और Q/L, तो ऐसा जो आप, यानी कि जो 11/48 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो दिए गया ऑप्शन है उसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल का। थर्ड क्वेश्चन ये है कि द मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज, और ये 4 ऑप्शन हमको गिवन है, स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड नेगेटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी को हम लोग काईएम से लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है कि द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि काईएम बराबर होता है I/H, और ये बच्चों एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई अपनी यूनिट नहीं होती। बच्चों काईएम यानी कि ससेप्सिबिलिटी का एक और फार्मूला होता है, काईएम इज इक्वल टू होता है μr-1, जहां μr को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। अच्छा, और μr की वैल्यू 1 से कम होती है किसके लिए, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल। याद रखिएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक पोल से दूर हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब जब इनको मैग्नेटिक पोल के पास ले जाते हैं तो ये उनसे रिपल्सन शो करते हैं, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीबली रिपेल्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स। तो ऐसे मटेरियल्स के लिए जो μr है वो लेस होता है 1 से। जब μr 1 से कम होगा इसका मतलब जो काईएम है वो कितना होगा सोचो, तो काईएम की वैल्यू भाई ये 1 से कम है, उसमें 1 घट रहा, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, और बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल एंड निगेटिव। अच्छा, यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से अगर मैं बात करता हूं तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, द वैल्यू ऑफ काईएम इज स्मॉल एंड निगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, एक बात और यहाँ कभी पूछा जा सकता है, अगर पैरा के लिए पूछ देते तो पैरा के लिए याद रखना कि 1 से बड़ी होगी बट स्मॉल वो भी होगी और पॉजिटिव होगी, और अगर फेरो के लिए पूछ दें तो ये बड़ी होगी, लार्ज होगी और पॉजिटिव होगी फेरो के लिए, बट अपने को डाया पूछा है तो डाया का ये आंसर सही है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अ सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज अ करंट I, अनदर सर्कुलर लूप B ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/20 इज प्लेस्ड concentrically in the plane of A, the magnetic flux linked with the loop B is proportional to A capital R, B root R, C R की पावर 3/2 and D R स्क्वायर। ओके,
तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो लूप हैं, एक लूप ए है और एक लूप बी है। ए लूप की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और उसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जबकि जो बी लूप है वो कोसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, ए का बी का दोनों का सेंटर ये ओ है। बट बी वाले की जो रेडियस है ना बच्चों वो स्मॉल आर है और स्मॉल आर की वैल्यू दिया है r/20। मीन्स जो बी वाले की रेडियस है वो ए की रेडियस की अपेक्षा बहुत कम है, मतलब समझो वो सेंटर के पास ही बिल्कुल लूप होगी। ठीक है, तो अपने से कह रहे हैं कि जो बी वाली कॉइल है इससे लिंक्ड जो फ्लक्स होगा फाई वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, मतलब रेडियस की कितनी पावर कैपिटल आर पे कैसे डिपेंड करेगा, ये अपने को सोचना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात आप समझिए कि जब आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स होगा। समझ गए? तो पहला काम होगा अपने को आई की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, कहाँ पर? सेंटर पे। चूंकि दूसरी लूप बहुत छोटी है तो सेंटर वाली ही मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी लूप पर मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत कम है इसलिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू लूप ए। तो ए लूप से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे? तो ये फार्मूला होता है μ0/2 आई, जो भी आई है, अपान रेडियस कितनी है? आर। μ0/2 आई अपान आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? सेंटर पर। आप समझिए, सो फ्लक्स लिंक्ड विद बी से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा? कॉइल से, है ना। तो इस फ्लक्स को मैं फाई से लिख दूं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी डैश से लिख देता हूं। फाई बराबर क्या होगा? बी डैश ए कॉस थीटा। तो सोचने वाली बात है कि आई अगर करंट ऐसे है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी बच्चों? ये जाएगी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होगा जो बी है वो कैसा होगा? देखो आउटवर्ड होगा। देखो अगर करंट ऐसे है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती थी? आउटवर्ड, तो वो आउटवर्ड चली गई। ठीक है, और एरिया वेक्टर इसका किधर जाएगा बेटा? वो भी इधर ही जाएगा। क्यों? किसी भी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनता है। तो अगर ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा, है मतलब एरिया वेक्टर भी इसका 90 डिग्री पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और बी भी ऊपर तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो कॉस 0 हो गया। ठीक है, तो फाई बराबर हो जाएगा बी डैश, मतलब μ0/2 आई अपान आर, ए एरिया इसका। तो इस छोटी वाली लूप का एरिया क्या होगा भाई? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉस 0 वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि बी और ए पैरेलल हो गए। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं एरिया वेक्टर हम तो अंदर की तरफ लेंगे, तो ये एंगल बेटा फिर 180 डिग्री बन जाता, तो यहाँ माइनस डिग्री आ जाता, बाकी कुछ ना होता। मतलब ये cos 0 में लिख सकता है, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 लो या -1 लो, डिपेंडेंसी आर पे वैसे ही आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, फाई बराबर कितना हो गया? μ0/2 आई अपान आर पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दिया है? कैपिटल आर अपान 20, यानी कि आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपान 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो बेटा अब ये फाई कितना आ जाएगा? अब ये फाई आ जाएगा μ0/2 आई अपान आर पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से आर काट भी सकते थे, यानी कि ऊपर बचता है पाई आर अपान 400। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा? फाई डिपेंड कर रहा आर पे। सो फाई डिपेंड्स ऑन आर टू द पावर 1। तो फाई किस पे डिपेंड करेगा? आर की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।
तो सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग Z एक्सिस H। ओके, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो किधर जा रही है? वो प्रोपेगेट हो रही है प्लस जेड डायरेक्शन में। तो प्रोपेगेट्स इन प्लस जेड डायरेक्शन। अच्छा, तो जब वो प्लस जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो कह रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन वेक्टर है इनके बीच का कितना फेज डिफरेंस होगा। बेटा आपको पता होना चाहिए E और B एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर में होता है, और वेव हमेशा E क्रॉस B की डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। वेव प्रोपेगेट्स इन E क्रॉस B डायरेक्शन। तो पहले तुमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है और वेव किधर चलती है? उसके परपेंडिकुलर चलती है। लेकिन जो वाइब्रेशन का फेज डिफरेंस है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर एक साथ मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं, एक साथ मिनिमम तक, एक साथ मैक्सिमम तक, एक साथ मिनिमम तक, एक साथ मैक्सिमम तक, एक साथ मिनिमम तक। मतलब जो फेज डिफरेंस है बिटवीन E वेक्टर एंड B वेक्टर के वाइब्रेशन में जो फेज डिफरेंस होता है, वाइब्रेशन इज 0। कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम, तभी तो E अपान B का जो रेशियो है वो फिक्स होता है। इसको E नॉट अपान B नॉट भी बोलते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये होता था C के बराबर। C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर वैक्यूम या एयर में चल रही तो C होगा, किसी और मीडियम में चल रहा तो यहाँ पे फिर V आ जाएगा। ठीक है, तो ये V होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E अपान B की वैल्यू भी फिक्स होती है, इसीलिए क्यों? क्योंकि ये साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम, तो इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो ध्यान रखना कि E और B का जो वाइब्रेशन है उसका जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो इसमें 0 ऑप्शन करेक्ट होगा। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सो A ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रेडियस Rn ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज विद n एज Rn is proportional to n, Rn is proportional to 1 upon n, Rn is proportional to n square and Rn is proportional to 1 upon n square। ओके, तो देखिए बच्चों, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये बताता था कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे न्यूक्लियस है ये, उसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का जो एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है बेटा? ये है उसका एंगुलर मोमेंटम। वो बेटा NH अपान 2 पाई के बराबर होता है, जहां n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब इन्होंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर या इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपान 2 पाई। तो इंटीजर मल्टीपल है h अपान 2 पाई के, ये बताया था। अच्छा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं v वेलोसिटी से, इनका मास m है, तो एक रेडियस ऑक्यूपाई कर लेते हैं r, यही रेडियस है Rn, nth की रेडियस है ना, इसको Rn से लिखते हैं।
तो इस रेडियस की ही वैल्यू हमको यहाँ बतानी है और बताना है कि वो n पे कैसे डिपेंड करता है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं, बट हम चाहते हैं यहाँ पे आप डेरिवेशन भी सीख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई MV/Rn की वैल्यू किसके बराबर हो गई, NH/2π। ठीक है, और अगर किसी को ज़्यादा जल्दबाजी हो आंसर देखना हो तो स्किप करके आप लास्ट में, ठीक है, हमारा आंसर भी चेक कर लीजिए, उससे आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। बट हम चाहते हैं आप इसका जो है प्रूविंग भी सीख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये तो पहली क्वेश्चन हो गई बोहर्स मॉडल से। दूसरी बात ये बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो क्यों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कोई बता सकता है? क्योंकि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस पे होते हैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं। किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, प्लस का जेड। ये चार्ज उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिलता है, न्यूक्लियस से मिलता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो वो हो जाता है mv²/r के बराबर। अब यहाँ रेडियस जो कि Rn से लिख रहे हैं, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा ऑर्बिट है, तो mv²/Rn। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब न्यूक्लियस इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो याद करो कि कूलॉम्स लॉ कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच जो फोर्स लगता था वो क्या लगता था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। समझो एक चार्ज ये है सेंटर पे न्यूक्लियस पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का चार्ज, एक चार्ज ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इनके बीच फोर्स क्या लगेगा बताओ, ये फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 अंदर वाला चार्ज Jd, Q2 बाहर वाला ये चार्ज E अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हमने मानी है, Rn, Rn का स्क्वायर। यहां से बेटा अगर मैं बात करूं तो ये क्या आएगा, 1/4πε0 Jd²/Rn का स्क्वायर बराबर m/Rn। यहां से v की वैल्यू निकाल लो, तो v की वैल्यू क्या आएगी, NH/2πmRn। ये वैल्यू यहां रख दो, तो क्या आ जाएगा भाई, अपने को तो Rn की ही वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा भाई स्क्वायर करना है v का, तो NH/2πmRn का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/4πε0 Jd²/Rn² इज इक्वल टू m/Rn n²h²/4π² m का भी स्क्वायर है। देखो Rn से Rn² कट गया कि नहीं कट गया, कट गया, बहुत बढ़िया। 4 से 4 कट गया, बिल्कुल। पाई से एक पाई कट गया, बिल्कुल। अब इस Rn को इधर ले आओ, तो Jd²Rn। ठीक है, उधर क्या बचा, उधर बचा, और ε0 इधर चला जाएगा भाई, इधर नीचे था उधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो m n²h²ε0। m भी यहाँ से काट सकते हैं ना, एक m ऊपर है और 2 पावर है तो एक पावर कटेगी, एक m बचेगा, m भी हटा दो, तो ये बन गया n²h²ε0, क्योंकि m भी काट दिया इसलिए बचा n²h²ε0। अपान में क्या बचेगा, पाई बचा, बिल्कुल, m एक बचा, ठीक है, और Rn तो चला गया है ना, ये बच गया। यानी कि Rn की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी अच्छा, तो यहाँ से Rm कितना आ जाएगा भाई, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो Rn का फार्मूला यहाँ से आ जाएगा बेटा, क्या बचेगा, n²h²ε0/πm, और ये Jd² नीचे आ जाएगा, Jd²। सो Rn की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो Rn डिपेंड्स ऑन n²।
तो मतलब जो nth ऑर्बिट की रेडियस है वो ऑर्बिट के नंबर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। सो Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका प्रूविंग मैंने केवल इसलिए बता दिया क्योंकि इसका प्रूविंग बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड में पूछा था। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू vxi प्लस vyj। If it is subjected to a magnetic field B vector is equal to B naught I, it will move A option straight line path, B circular path, C helical path and D parabolic path। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक चार्ज Q है जो कि m मास का है और वो इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो आई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंटर करता है। तो इस चार्ज का पथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हेलिकल होगा या कुछ और होगा? बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। कितना लगता है? QV क्रॉस B। फोर्स कितना लगता है? QV क्रॉस B। इस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं ना। ये लॉरेंज फोर्स है, मैग्नेटिक पार्ट है उसका, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो ये हो जाएगा QVB साइन थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के 3 पाथ पॉसिबल है। पहला कब पॉसिबल है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है m मास का, वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, मतलब इस सिचुएशन में v पैरेलल हो जाता है b के और मैग्नेटिक फोर्स लगता है 0, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अब चार्ज पार्टिकल के मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। भाई किसी चीज़ के मोशन का डायरेक्शन कौन बदलता है? फोर्स बदलता है। फोर्स है ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं लग रहा चार्ज पे, तो चार्ज जैसे जा रहा वैसे चले, तो ये चला जाता है स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, हम तीनों कंडीशन पहले आपको बता देंगे, फिर हम बताएंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो आपको पता चल गया ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई चार्ज आता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, मतलब जो उस समय पाथ है चार्ज का वो कैसा रहेगा? जैसे जा रहा वैसे रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो इस समय उसका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर पे इंटर करता है, ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर करे, क्यू चार्ज हो v वेलोसिटी से, तो इसमें उसका पथ क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। तो इसमें उसका पथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर। क्यों? क्योंकि इस समय उस पर फोर्स कैसा लगता है भाई? तो जब v परपेंडिकुलर होगा किससे? b से। भाई देखो, क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इनवर्ट, और चार्ज जा रहा ऐसे, तो देखो चार्ज ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। दोनों बीच के एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो 90 बनना ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज ऐसे जा रहा। तो इस कंडीशन में जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? तो वो लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आपको पता है ना, राइट हैंड पाम रूल होता था कि अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ये मोशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करे थंब, तो उस समय जो पाम होती थी उसमें लगने वाला फोर्स दिखाती थी। यानी कि चार्ज अगर ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ऊपर लगेगा। जब ये इधर पहुंचेगा तो इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, मतलब लगातार फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी।
और जब वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब फोर्स हो, ठीक है, मतलब इस समय थीटा 90 हो जाएगा फोर्स के लिए, तो फोर्स कितना लगेगा इस समय, QVB। और जब कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगातार लगेगा तो ध्यान रखना कि वो पाथ हमेशा सर्कुलर हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में जो पाथ है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है सर्कुलर। तो ध्यान रखना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे कोई चार्ज एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। तीसरा केस बच्चों आता है कि जैसे ये कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, B0 I का मतलब केवल x एक्सिस में, ऐसे भाई अगर ये x एक्सिस है ना, और ये मैं कह दूं y एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, x एक्सिस में, ठीक। अच्छा, और वेलोसिटी किधर दी गई है बताओ जरा, वेलोसिटी दी गई है Vxi Vyj, मतलब कहीं यहाँ जाएगी भाई, ये y वाला कंपोनेंट है, ये x एक्सिस है ना, तो v इधर जाएगा, क्या होगा, Vxi Vyj। इसका मतलब इसमें x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और y डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा Vy। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वेलोसिटी कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। ये थीटा ना तो 0 है पैरेलल, ना 180 है और ना वो 90 है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है उसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ देगा, Vy वाला कंपोनेंट उसको सर्कुलर बनाएगा, Vx वाला उसको आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब इस समय उसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, इस पाथ की वजह से क्या होगा, है सर्किल मिलेगा और इससे वो क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो इस समय उसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। ये पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल। हेलिकल जानते हो ना, जैसे स्प्रिंग होती, गोल गोल घूमता घूमता आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर चार्ज 0 डिग्री पे कब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, 90 पे इंटर करेगा तो पाथ सर्कुलर होगा। किसी भी और एंगल से, मतलब 0 90 के अलावा किसी भी और एंगल 30 40 80 50 कुछ भी, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इस तरह से है तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ एंगल हम निकालते तो tan थीटा बराबर क्या आता, Vy/Vx होता ना, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना होता, Vy, अगर ऐसे मिला देते ये Vy और ये Vx, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये थीटा एंगल पे है, और जब किसी भी और एंगल पे होगा 0 या 90 के अलावा तो पाथ हमेशा याद रखेंगे कैसा हो जाएगा, हेलिकल। हेलिकल मतलब जैसे स्प्रिंग की तरह घूम घूम के आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लेंगे तो इसमें हेलिकल पाथ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें आप कह सकते हो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो जो दिए गए ऑप्शन उसमें से सी करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन एसी सोर्स V बराबर 282 sin 100t वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। The RMS value of current in the circuit will be take √2 is equal to 1.41। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ऐसे बनाते हो ना, ऐसे है ना, साइकिल बना देते हैं अंदर को लेके, ठीक है। ये V बराबर कितना बन गया, 282 sin 100t। कह रहे इसको कनेक्ट कर रहे हैं 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी से। तो इसका कनेक्शन दिया हमने, कहाँ दिया, 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी से। तो कैपेसिटी C कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ जो करंट फ्लो होगी उसका IRMS वैल्यू कितना होगा। बेटा आपको पता है कि जब किसी कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो कैपेसिटर एक रिएक्टेंस शो करता है। कौन सा रिएक्टेंस शो करता है, कैपेसिटिव
रिएक्टेंस। और ये कितना होता है? ये होता है 1/ω∨c। कितना होता है? 1/ω∨c। बात है ओमेगा कहाँ से आएगा? तो वोल्टेज की इक्वेशन को आप पहले तो कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर V = V0 sin ω t। तो किससे कंपेयर कर देना है वोल्टेज की इक्वेशन को? V0 sin ω t। यहां पर V0 होगी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो V0 कितना आ गया? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गया 282 वोल्ट, ठीक। और ओमेगा कितना आ गया? 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड। बेटा हमें तो आरएमएस वैल्यू चाहिए करंट की, यानी कि हमें वोल्टेज की भी आरएमएस वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। हम कर लेंगे, पहले हम एक्सी फाइंड कर लेते हैं, रिएक्टेंस इसका निकाल देते हैं, जो ये रिएक्टेंस शो करेगा। क्योंकि याद है ना, यहाँ रेजिस्टेंस लगा तो रेजिस्टेंस शो करता था आर, तो वैसे ही कैपिटल लगाओ तो रेजिस्टेंस शो करता है 1/ω से। तो एक्सी कितना आएगा? 1/ω। ओमेगा कितना है भाई? 100। सी कितना है भाई बताओ? कैपेसिटी ये है 1 माइक्रोफैरेड, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। अच्छा, जब 1 माइक्रोफैरेड है तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आएगा? 1 × 10⁻⁻6, तो ये ऊपर जाएगा। तो एक्सी कितना बचेगा? ये बचेगा 10⁻+6 अपान 100 का मतलब 10⁻², यानी कि बचेगा 10⁻4 ओम। ये तो आ गया एक्सी। क्या आ गया? एक्सी। बेटा हमें तो चाहिए IRMS। IRMS का मतलब होता है VRMS अपान XC। तो भाई पहले तो VRMS निकालनी पड़ेगी ना। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS का क्या मतलब होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट हमको यहाँ पता करनी। तो पहले तो VRMS निकालो। VRMS को V0 से कैसे निकाल सकते? तो भाई VRMS बराबर होता था V0/√2। VRMS कितना है? V0 कितना है? 282 अपान √2 की वैल्यू 1.41। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे। इससे इसको काटोगे बेटा, 2 टाइम कटेगा तो 200 आएगा। कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट। तो VRMS कितना आ गया? 200 वोल्ट। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा बेटा? 200/10⁻⁴। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 10⁻4 ऊपर जाएगा, तो बचेगा 2 × 10⁻, देखो 100 का मतलब 10⁻2 और 4 नीचे से ऊपर गया 10⁻⁻4 +4 था, ऊपर गया तो -4, ठीक है। तो IRMS कितना बचेगा बताओ? 2 × 10⁻, भाई ये +2 ये -4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 10⁻-2। ऐसा है, हमको तो मिली में दिया है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻-3 होना चाहिए। तो -3 करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻-1 और 10⁻+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब चाहोगे ये 1 आ जाएगा ना, होगा। ये दोनों मिलके बन गया क्या? 10⁻-3। तो क्या बना? ये इससे मिला तो क्या बन गया भाई? 2 और 10⁻1 मतलब 10, तो 2 × 10 मतलब 20। तो आ गया 20 × 10⁻-3, या हम कह सकते हैं IRMS = 20 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा? 20 मिली एम्पियर। सो RMS वैल्यू ऑफ करंट विल बी 20 मिली एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा।